Hello everyone, I hope you guys are doing fantastic and welcome back to another YouTube lecture for Standard 11th Economics. हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 यानी कि मनी एंड ये लेक्चर इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है. वी आर अबाउट टू फिनिश दिस अमेजिंग चैप्टर. हमारा फंक्शंस ऑफ मनी बाकी है एंड ब्लैक मनी. ये दो ही कॉन्सेप्ट हमारे बच्चे हुए हैं एंड बहुत इजी कॉन्सेप्ट है. सो let's dive into your content without wasting a moment. चलो, तो functions of money पिछले लेक्चर में आप लोगों को याद दिला दूं. अगर आप लोगों ने लेक्चर मिस किया है तो क्वालिटीज ऑफ मनी जो है वो प्रीवियस लेक्चर में मैंने पढ़ाया है एंड वो अपलोडेड है. सो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाके देखिए. एंड ये वाले जो लेक्चर है, आज का लेक्चर, आज के हमारे सेशन का टारगेट होगा हमारा फंक्शंस ऑफ मनी, जिसमें हम देखेंगे प्राइमरी फंक्शंस, जिसके बाद हम देखेंगे सेकेंडरी फंक्शंस, ऑल्सो कंटिंजेंट फंक्शंस एंड वील कंक्लूड विथ आवर सेशन विथ द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक मनी. ठीक है, सो इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन गाइस. तो आइए शुरू करते हैं विथ फंक्शंस ऑफ मनी. तो सबसे पहले है प्राइमरी फंक्शन. सबसे मेन, सबसे कोर इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या होते हैं मनी के, आइए जानते हैं. तो सबसे पहला है हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज. तो गाइस आप लोग ही बताओ, जब आप लोग कोई चीज खरीदते हो यू एक्सचेंज इट फॉर मनी, राइट? सो खरीदने का कंसेप्ट ही क्या है? व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ बाइंग एनीथिंग? यू टेक समथिंग एंड गिव मनी इन रिटर्न. तो क्या ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया? बाइंग एंड सेलिंग को हमें एक मीडियम मिल गया है. वी हैव गॉट अ इंस्ट्रूमेंट फॉर बाइंग एंड सेलिंग, दैट इज नथिंग बट मनी. So money has become ultimately the medium of exchange. The most important function of money is to serve as a medium of exchange. Any commodity can be purchased or sold for money. हर चीज हम लोग for money ही करते हैं. कुछ चीज खरीदो तो उसे पैसे दो, कोई चीज बेचो तो सामने वाले से पैसे लो. So money is ultimately involved. ठीक है? So medium of exchange. Number 2, it is measure of value और unit of account. अभी मेजर ऑफ वैल्यू आप लोगों को मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं. ठीक है, मान लो आप लोगों को मम्मी ने बोला है जाओ 1 किलो शक्कर खरीद के आओ शॉप से. ठीक है, ग्रोसरी स्टोर जाओ, 1 kg ऑफ शुगर यू नीड टू गेट. ठीक है, तो आप लोग जाओगे एंड यू विल आस्क कि शक्कर कैसे किलो है? तो वो बोलेगा कुछ मान लो 40 रुपए. ठीक है, एग्जाम्पल, मान लो 40 रुपए किलो है तो 40 रुपए. तो क्या आप लोगों को एक मेजर ऑफ वैल्यू समझ में आया कि 40 रुपए में 1 किलो आ रहा है तो 80 रुपए में 2 किलो आएगा. ठीक है, देन ठीक है, तो बेसिकली आप लोगों को समझ में आया ना कि 40 पर केजी, ₹40 पर केजी या ₹60 पर केजी. सो क्या हमें एक मेजर ऑफ वैल्यू मिल गया किसी भी कमोडिटी को उसके वेट के साथ कंपेयर करने के लिए? तो दिस इज नथिंग बट योर मेजर ऑफ वैल्यू. ऑल्सो देखो, प्राइस इज द वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. मतलब प्राइस इज नथिंग बट उसका कितना वैल्यू है इन मॉनिटरी टर्म्स, पैसे में उसका कितना वैल्यू है. जैसे मैंने आप लोगों को बोला 40 रुपीज पर केजी, सो 40 रुपए उसका वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ मनी, उस 1 किलो शक्कर का. ठीक है, मनी एनेबल्स टू कंपेयर द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज. हम लोग मनी के साथ कंपेरिजन कर सकते हैं ना कि मान लो अभी आप लोगों को एक शॉप में 40 रुपए पर केजी मिल रहा है, अगले शॉप में 50 है, किसी शॉप में 35 है. तो क्या आप लोग कंपैरिजन कर सकते हो कि कमोडिटी सेम है लेकिन प्राइसेस अलग अलग है? तो क्या मनी आपको हेल्प करता है कंपेयर करने में कमोडिटीज को? यस. ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ कमोडिटी in different currencies are used to express the value of a commodity in different country. जैसे इंडिया में रुपीस चलता है, यूएसए डॉलर चलता है यूएसए में. ठीक है, यूके में पाउंड चलता है, येन जो है जापान में चलता है. ये उन सब की इंडिविजुअल करेंसी है. बाय द वे गाइस, इफ यू ऑल डोंट नो, आई होप यू ऑल नो. ठीक है, कि यूएस में डॉलर है, इंडिया में रुपीज है. ठीक है, एंड इसका भी कंपैरिजन आप लोग कर सकते हैं. यू कैन कन्वर्ट रुपीज इनटू डॉलर, यू कैन कन्वर्ट डॉलर इनटू रुपीज. बहुत बढ़िया, आप लोगों के लिए होमवर्क याद आया है. आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि
करंट डॉलर रेट इंडियन रुपीस के हिसाब से कि $1 इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज, ये आप लोगों का होमवर्क है एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओगे, ठीक है। तो कमिंग बैक, क्या बोल रहा था, हाँ, कि आप लोग हर जो कंट्री है उसका अपना अपना मॉनेटरी सिस्टम है, जैसे मॉनेटरी वैल्यू सिस्टम जिसको हम लोग बोल सकते हैं, उसकी करेंसी है इंडिविजुअल। इंडिया में रुपीस चलता है, यूएसए में डॉलर चलता है, जापान में येन चलता है, पाउंड चलता है यूके में, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ ऑल काइंड्स, एसेट्स, लाइबिलिटीज आर स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी। हम लोग अकाउंट्स में भी जब आप लोग बैलेंस शीट बनाते हो ना, आप लोग ₹1000, ₹100, प्लांट एंड मशीनरी दिस मच, प्लांट एंड मशीनरी और जो भी एसेट्स हो गए, फर्नीचर, आप लोग बिल्डिंग एसेट, ये सब लोग आप लोग मनी वाइज ही लिखते हो ना। तो आप लोगों को बेसिकली एक मैकेनिज्म मिल गया हर चीज को एक वैल्यू में डालने का, ठीक है। सो दिस इज मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट, गॉट इट। तो यही मेन दो है जो है हमारे फंक्शंस, जिसको हम लोग प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी बोलते हैं, गॉट इट। मूविंग ऑन टू योर सेकेंडरी फंक्शंस, कि अब सेकेंडरी फंक्शंस क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। अभी डेफर्ड पेमेंट्स क्या होता है गाइस, डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब होता है क्रेडिट बेसिस पे, या हम फ्यूचर डेट पे करने वाले पेमेंट्स को हम लोग डेफर्ड पेमेंट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अंडर बार्टर सिस्टम लोन्स लेना इजी था, लेकिन रीपेमेंट डिफिकल्ट था, बिकॉज लोन वॉज इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स, कैटल एक्सेट्रा। अभी बार्टर सिस्टम का क्या प्रॉब्लम था, अगर मैं कोई लोन ले रहा हूं, मैं आपसे मान लो कोई फ्रूट्स लेकर जा रहा हूं क्रेडिट बेसिस पे, आप लोगों को बोलूंगा कल लौटा दूंगा, लेकिन मैं कैसे लौटाऊंगा अगर वो पेरिश होने वाले हैं, ठीक है। तो व्हेन इट कम्स टू बार्टर सिस्टम हमारे पास काफी सारे लिमिटेशंस थे, लेकिन जब से हमने मनी इंट्रोड्यूस किया एज अ कॉन्सेप्ट फॉर मॉनिटरी फॉर ट्रांजैक्शनल एक्सचेंज, उसने वो वाली प्रॉब्लम भी हटा दी, लोन्स की प्रॉब्लम। कैसे, मनी हैज ओवरकम दिस डिफिकल्टी, पेमेंट्स टू बी मेड एट अ फ्यूचर डेट इज कॉल्ड डेफर्ड पेमेंट्स। मतलब आप लोग पैसा क्या 2 दिन बाद दे सकते हो, 3 दिन बाद दे सकते हो, या थोड़ा थोड़ा करके दे सकते हो, यू नो। तो क्या मनी ने ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी है, क्रेडिट बेसिस पे पैसे लेके कोई चीज खरीदना, लोन्स लेना, आप लोगों को बैंक्स भी लोन्स देती है, यू नो, क्या आपके अकाउंट में फिर पैसे आ रहे हैं। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मनी। आप लोगों के लिए डेफर्ड पेमेंट्स या क्रेडिट बेसिस पे पेमेंट्स करना बहुत आसान हो गया है, ठीक है। बाय सर्विंग एज अ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ पेमेंट ओवर द टाइम, मनी मेक्स बोरोइंग एंड लेंडिंग ईजी। मतलब बोरोइंग एंड लेंडिंग करना बहुत ईजी हो गया है। मतलब किसी से आप लोग पैसे उधार लेते हो, उसको आप विद इंटरेस्ट लौटाते हो, तो मतलब आप पैसे भी ले रहे हो एंड वो पैसे लेंड करने के लिए आप चार्जेस लगा रहे हो, जिसी को हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं, करेक्ट। तो मॉनेटरी टर्म्स में सारे ट्रांजैक्शंस बहुत ईज में चलने लगे हैं, एंड यही प्रॉब्लम था बार्टर सिस्टम के साथ। बार्टर सिस्टम में हमारे पास कोई मॉनेटरी मेजर नहीं था, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं थी, तो मनी हैज ओवरकम ऑल दीज प्रॉब्लम्स ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। नेक्स्ट इज योर स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी एक्ट्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। Money not only satisfied wants in the present but also makes provision for satisfaction of wants in the future. अभी स्टोर ऑफ वैल्यू का क्या मतलब है, आप लोगों ने पैसे कमाए, मान लो आप लोग किसी अच्छे से एमएनसी में अभी जॉब कर रहे हो एंड आप लोगों ने पैसे कमाए, मान लो इनिशियल फर्स्ट सैलरी आपकी 15-16,000 आ गई, बड़ा बोलो क्या, चलो 50,000 सैलरी आ गई आपकी। तो 50,000 क्या बन गया, आपके अकाउंट में 50,000 क्या है, पैसे हैं, ऑब्वियसली पैसे हैं, लेकिन ये स्टोर ऑफ वैल्यू है। 50,000 की कोई वैल्यू है ना मार्केट में, 50,000 में क्या कुछ नहीं आता, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विथ होल्ड द वैल्यू। आपके पास 50,000 होने का मतलब क्या, आपके पास सिर्फ 50,000 के नोट्स है या 50,000 आपके अकाउंट में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। दैट मीन्स यू हैव दैट मच वैल्यू ऑफ मनी, गॉट इट। आप उस 50,000 से बेच सकते हो। सो वैल्यू को स्टोर करना ईजी हो जाता है विथ the help of money, got it. Also this is possible due to savings. According to Lord J.M. Keynes, money is a link between the present and the future. अभी 50,000 रुपए मैंने कमाए, ठीक है, मैंने मान लो आज जाके कुछ खरीदा, तो क्या मैं उस पैसे से फ्यूचर में भी कोई चीजें खरीद पाऊंगा, बिकॉज मेरे पास वो स्टोर ऑफ वैल्यू तो रहेगा ना फॉर लाइक वट एवर टेन्योर, लेकिन क्या मैं फ्यूचर में भी कुछ चीजें खरीद सकता हूं, इसीलिए उसे स्टोर ऑफ वैल्यू कहा गया है। दैट आई कैन स्टोर मनीज वर्थ and I can purchase or I can sell anytime I want to, got it. Next is आपका ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। आप लोगों का स्टोर ऑफ वैल्यू तो समझ में आ गया, अब थर्ड है आपकी जो मनी की वैल्यू है उसको ट्रांसफर करना।
मनी एनेबल्स ट्रांसफर ऑफ वैल्यू फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जैसे कि रियल एसेट्स like building, plot, shop, agricultural land can be sold at one place and can be purchased at another place with the help of money. तो मनी के हिसाब से आप लोगों को पता है मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी. अभी लैंड क्या है? लैंड इमूवेबल प्रॉपर्टी है. तो क्या मैं जमीन को खरीद बेच सकता हूं विद द हेल्प ऑफ मनी? मनी को मैंने खरीदा बेचा मतलब ऐसे जमीन उखाड़ दी और उसको दे दी. डिड आई डू दैट? नो. जहां जमीन थी वहीं पे थी, लेकिन मैंने उसको कैसे बेचा? मैंने आई हैंडेड ओवर मनी टू दैट पर्सन. ठीक है, और ही हैंडेड ओवर द मनी टू मी एंड दैट्स हाउ बाइंग एंड सेलिंग बिटवीन अस हैपेंड. सो जो प्लॉट्स है, बिल्डिंग है, शॉप्स है, जो एक ही जगह पे है, जो मूव नहीं करते, ऐसी चीजों में ट्रांजैक्ट करना भी हमें उसकी वैल्यू हम ट्रांसफर कर सकते हैं. आज मेरे पास उसकी वैल्यू थी, कल किसी और के पास है, बिकॉज आई सोल्ड इट टू देम. तो ट्रांसफरेबिलिटी पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ मनी. ये भी एक सेकेंडरी फीचर है. नेक्स्ट इज आपका कंटिंजेंट फीचर्स. कंटिंजेंट का मतलब होता है ट्रांजैक्शनल फीचर्स, या फिर जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो सर्कमस्टेंशियल परफेक्ट वर्ड, सर्कमस्टेंशियल फंक्शंस क्या है उसके. देखो, इन द मॉडर्न पीरियड मनी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल ऑलमोस्ट इन ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. देखो, सबसे पहले तो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. अब ये नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम हमारे देश की इनकम है. नेशनल इनकम, देश की इनकम, मतलब हमारे देश ने साल भर में कितना पैसा कमाया है, ये इसको नेशनल इनकम बोलते हैं. या फिर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड विद इन एन इकोनॉमी इन अ फाइनेंशियल ईयर. ये डेफिनेशन आएगी आपको आगे कि इसी को हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं. तो अभी के लिए याद रखो, नेशनल इनकम मतलब हमारे देश की इनकम. तो हमारे देश की इनकम हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? तो INR, इंडियन रुपीज में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, नेशनल इनकम is always expressed in money terms. हम मनी टर्म्स में एक्सप्रेस कर पाते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम अमंग 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये भी हम लोगों को मनी की वजह से ही फैसिलिटेट हो पाता है. ठीक है. नेक्स्ट इज आपका बेसिस ऑफ क्रेडिट. 1 सेकेंड. हाँ, थैंक गॉड, मुझे लगा सब मिट जाएगा. बेसिस ऑफ क्रेडिट. Commercial banks create credit money on the basis of primary deposits. Money provides a liquid base for creation of credit money. Credit money क्या है? Credit money ऐसा मनी है जो आप लोग आज यूज कर रहे हो, एंड ऑफ डे उसका पे. ठीक है, आप लोगों ने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के बारे में सुना है. तो ये भी कुछ ऐसे ही फंक्शन करते हैं कि मतलब आपको उस डेट पे पेमेंट नहीं करना है, पहले आप यूज कर लो उसको, फिर जितना खर्चा होगा एंड में आप बैंक आपसे ले लेगी. ठीक है, आपको मंथली एक्सपेंस आपका दिखेगा कि इतना इतना हुआ है एंड आपको पेमेंट करना पड़ेगा. ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट दिस इज हाउ मनी द फैसिलिटी फॉर अस ऑफ क्रेडिट मनी. ठीक है. नेक्स्ट इज आपका इम्पार्ट्स लिक्विडिटी टू वेल्थ. गाइस, व्हाट इज लिक्विडिटी? इकोनॉमिक्स के बच्चे 11वीं के, लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी का मतलब होता है हाउ फास्ट कैन एनीथिंग बी कन्वर्टेड इनटू कैश. इसको लिक्विडिटी बोलते हैं. मतलब कितना आसानी से आप किसी चीज को कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी. अभी मान लो मैं दुकान में गया ये फोन बेचने एंड मैंने उससे पैसे लिए. ये केस नंबर 1. केस नंबर 2, मैंने ये घर बेचने को निकाला एंड फिर कस्टमर्स आएंगे, देखेंगे, फिर मुझे पैसा देंगे. तो आप लोग बताओ क्या ज्यादा लिक्विड है? किसकी लिक्विडिटी ज्यादा है, फोन की या घर की? ऑब्वियसली फोन की, बिकॉज फोन ज्यादा इजीली कन्वर्ट होगा कैश में, जबकि मुझे घर बेचने में टाइम लगेगा. सो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी. हाउ फास्ट कैन एनीथिंग बी कन्वर्टेड इनटू कैश, इसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी. अभी लिक्विडिटी वेल्थ को मनी कैसे प्रोवाइड करता है? मनी इज कॉल्ड द मोस्ट लिक्विड एसेट. सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट कौन सा है? तो मनी है. मनी मतलब लिक्विडिटी का मतलब ही है हाउ फास्ट एनीथिंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश. तो मनी कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू एनी एसेट एंड एनी एसेट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू मनी. ठीक है, एग्जाम्पल, अ पर्सन कैन परचेज गोल्ड इफ ही वांट्स एंड ही कैन सेल इट एंड परचेज गवर्नमेंट बॉन्ड्स एक्सेट्रा सिक्योरिटीज. मतलब मुझे एक एसेट को दूसरे एसेट में कन्वर्ट करना है, तो क्या मैं मनी के थ्रू जा सकता हूं? मान लो मुझे घर बेच के गाड़ी लेनी है, तो घर जब मैं बेचूंगा तो मुझे पैसे आएंगे, उस पैसे से जाके मैं गाड़ी खरीदूंगा. तो क्या मनी ने मेरी लिक्विडिटी ईज कर दी? डायरेक्टली मैंने कन्वर्ट किया क्या घर को गाड़ी में? नो, पैसा इन्वॉल्व हुआ बीच में. सो दिस इज हाउ लिक्विडिटी स्टेप्स इनटू द पिक्चर. ठीक है,
फोर्थ पॉइंट है आपका एस्टिमेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स याद है या भूल गए? मैक्रो, लार्ज। देखो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स जैसे जीएनपी, ग्रॉस, टोटल सेविंग्स, टोटल इन्वेस्टमेंट, हम लोग जैसे एग्रीगेट टर्म्स जिसको हम लोग स्टडी करते थे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, वो भी हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में जो है मॉनिटर कर सकते हैं कि हमने 10 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, 100 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं मोबाइल इंडस्ट्री में, टेलीकॉम इंडस्ट्री में, एक्सेट्रा। तो ये मॉनेटरी वैल्यूज में मेजर करना भी पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ मनी। ठीक है, सो सेकेंडरी एंड कंटिजेंट फीचर्स भी आपके होते हैं खत्म। एंड लास्ट टॉपिक फॉर आवर टुडे सेशन एंड ऑल्सो दिस चैप्टर इज ब्लैक मनी। क्या होता है ये ब्लैक मनी? सुना है कभी आपने? आप लोगों ने सुना होगा कि इसके पास बहुत ब्लैक मनी है। कभी आपने रेड मूवी देखी है? रेड मूवी, वहाँ पे सीलिंग वगैरह में से सो ठोक ठोक के उसको सीलिंग तोड़ के फिर पैसे गिरते हैं, नोट्स गिरते हैं बहुत सारे। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, स्लिप ऑफ टंग। ठीक है, तो देखो जो भी इनकम कमाते हो ना हमारे देश में, वो हमें सरकार को बताना पड़ता है कि मैं XYZ सोर्सेज से XYZ अमाउंट ऑफ मनी कमा रहा हूं, मेरा XYZ इनकम सोर्स है, XYZ मेरा पैसा इन्वेस्टेड है। तो आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ती है गवर्नमेंट की तरफ। आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि मैं इतना कमाता हूं, यहां इन्वेस्ट करता हूं, यहां से मुझे पैसा आता है, एंड उस पे आप लोगों को टैक्स लगता है, जो आप लोग बोलते हो ना इनकम टैक्स रिटर्न। उसमें क्या होता है, आपकी टोटल इनकम ही आप लोग बताते हो, आपके एसेट्स, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम डिस्क्लोज करते हो, एंड उस पर आप लोग टैक्स भरते हो। ठीक है, तो जो पैसा आप लोग सरकार से छुपाते हो कि आप लोग कोई सोर्स ऑफ इनकम मान लो आपने डिस्क्लोज नहीं किया एंड वहां से आपको पैसा आ रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लैक मनी। ठीक है, दिस इज नथिंग बट योर ब्लैक मनी। देखो, ब्लैक मनी इज एनी मनी विच इज रिसीव्ड इन कैश। सबसे पहले तो ये कैश में मिलेगा, बट नॉट अकाउंटेड फॉर एंड ऑन विच टैक्स इज नॉट पेड टू द गवर्नमेंट। मतलब आपने सरकार को ही नहीं कि आपने वो पैसा कमाया है, पहली बात, उस पर आपने टैक्स भी नहीं भरा। ठीक है, ऑब्वियसली इसको हम लोग टैक्स इवेडेड इनकम भी बोलते हैं। इट कैन बी अर्न थ्रू लीगल एज वेल एज इलीगल मीन्स। ब्लैक मनी काफी इलीगल एक्टिविटी जैसे करप्शन करके, ब्राइबरी करके, ब्लैक मार्केटिंग करके, होर्डिंग्स करके, एक्सेट्रा। ठीक है, आप लोग ब्लैक मनी कमा सकते हो। मान लो मैं ड्रग्स बेच रहा हूं या फिर स्मगलिंग कर रहा हूं, मैं ऑब्वियसली ड्रग्स एंड स्मगलिंग सरकार को ITR में लिख के थोड़ी बता सकता हूं कि मैं ड्रग्स बेचता हूं, स्मगलिंग करता हूं, यहां से पैसा आता है। सो ऑब्वियसली आई कैन नॉट शो दैट, मुझे जेल हो जाएगी। तो इलीगल मीन्स डिस्क्लोज तो नहीं कर सकते, लेकिन पैसा तो आ रहा है, तो यही होता है ब्लैक मनी। गॉट इट? ब्लैक मनी से कंट्री में क्या होता है, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुक जाती है, बिकॉज बहुत सारा पैसा कहीं से ड्रेन हो रहा है, लोगों के जेब भर रहे हैं, यू नेवर नो। ठीक है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल इंस्टेबिलिटी आती है। ठीक है, टू कंट्रोल ब्लैक मनी, डीमोनेटाइजेशन इज वन ऑफ द टूल्स विच मेनी कंट्रीज हैव अडॉप्टेड। मतलब कैश को जो है डीमोनेटाइजेशन मतलब कैश को चेंज करना। ठीक है, नोटबंदी हुई थी, आप लोग कितने साल के थे जब 2017 में हुई थी? आई डोंट रिमेंबर, 2017 18 आई डोंट नो व्हाट इट वाज, कि डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था। आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड, यस, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, जब 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे, जब ये हुआ था, कितने लोगों के पास जो ब्लैक मनी था वो बाहर आया था। ठीक है, सो गवर्नमेंट ऐसे स्टेप्स, इनिशिएटिव्स लेती रहती है जिससे जो है हमारा जो ब्लैक मनी है वो बाहर आ सके। ठीक है, गॉट इट? सो दिस इज नथिंग बट द कंसेप्ट ऑफ ब्लैक मनी। आप लोगों को ब्लैक मनी पे शॉर्ट नोट आ सकता है गाइस, 5 मार्क्स के लिए, कि शॉर्ट नोट ऑन ब्लैक मनी। तो आप लोग इतना लिखोगे, मोर देन इनफ। जितना मैंने आप लोगों को जनरल नॉलेज के लिए बोला वो भी लिख दो, मोर देन इनफ। ठीक है, सो एंड दिस इज हाउ वी आर डन विथ आवर चैप्टर नंबर 2, यानी कि मनी इकोनॉमिक्स का एक और चैप्टर यहाँ होता है समाप्त। आप लोगों के कोई भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, एंड लेक्चर को लाइक करना मत भूलिएगा। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।